हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अपना है मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी फ्रेंड्स कि मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए, ठीक है। उन नियमों के बारे में, उन नियम में क्या क्या टॉपिक थे, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। तो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको इजीली इसमें नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इजीली साथ में नोट्स भी लिख सकते हो। जो भी टॉपिक आप इसमें चाहे उसके नोट्स आप लिख सकते हो। और इसके पहले वाले जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए उन सब के भी आप नोट्स प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो जैसे कि मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व था, तो इसमें फर्स्ट है जैसे कि सजीवों में प्रभाविता का नियम आवश्यक है, क्योंकि जो जीन हानिकारक या घातक होते हैं वह अप्रभावी होने के कारण प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो पहला नियम जो था फ्रेंड्स, उनके प्रभाविता का नियम था। तो प्रभाविता के नियम में यह है कि जो जीन हमारी बॉडी में हानिकारक होते हैं, अब यदि वो अप्रभावी रह जाते हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, उसका इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, हमारी बॉडी को उससे प्रभावित नहीं होती है। इस वजह से वहाँ पर हानिकारक जीन एक तरीके से अपने जो बॉडी में होते हैं उनसे हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता है, उनके अप्रभावी होने के कारण, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम भी हमारे लिए एक तरीके से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है इसमें मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन की संकल्पना की पुष्टि होती है। मेंडल ने जो पृथक्करण का नियम दिया था कि उसमें क्या है कि दो जीन क्या होते हैं, विषम युग्मजीव होते हैं, साथ साथ रहते हैं परंतु एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। तो इसमें क्या है, मेंडल के पृथक्करण का जो नियम होता है वो जीन की संकल्पना की पुष्टि करता है। नेक्स्ट है पृथक्करण के नियम अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं तथा यह दोनों अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि हम पृथक्करण नियम में पढ़ चुके हैं, दोनों जीन क्या होते हैं, अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं, तो अलग अलग युग्मों को लक्षणों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। मेंडल के नियम से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का पता चलता है कि मेंडल के नियम अनुसार जो संतति में नए लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उन लक्षणों की जानकारी भी हमें किससे मिलती है, मेंडल के नियम द्वारा मिलती है। संकरण विधि द्वारा अनुपयोगी लक्षणों का हटाया जा सकता है। जो भी अनुपयोगी लक्षण है उनको हम किस विधि द्वारा हटा सकते हैं, संकरण विधि द्वारा हटा सकते हैं। तो ये थे मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। इसके अलावा कुछ पॉइंट और है, जैसे इसमें मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और मेंडल के नियमों से फसली पादपों की किस्मों को बढ़ाया जा सकता है। वो इनकी फसली पादपों की जो किस्में होती है उनमें सुधार भी किया जा सकता है। और सुजन्यिकी मेंडल के नियमों पर आधारित है। फ्रेंड्स, सुजन्यिकी क्या होती है कि जो आनुवांशिकी रोगों का जो हम पता लगाते हैं वो सब एक तरीके से क्या किस में आते हैं, सुजन्यिकी के मानव में जो आनुवांशिकी लक्षण, आनुवांशिकी जो डिजीज बीमारी जो हो रही है उनको जानना और उनके उपचार के बारे में जानना किस में आता है, सुजन्यिकी में आता है, ठीक है। अब इसमें ये एक अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, मोस्ट है, संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, ठीक। तो संकर पूर्वज संकरण क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी, आप इसको समझ जाओगे कि जैसे यहाँ पर संकर पूर्वज किसे कह रहे हैं हम, जब F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण। जैसे कि आप यहाँ समझिए फ्रेंड्स, संकर पूर्वज संकरण में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट जो हम पादप युग्म लेते हैं ये क्या होते हैं, जनक पीढ़ी, एक तरीके से इसको हम क्या कहेंगे, जनक पीढ़ी। इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो सभी कैसी होगी, विषम युग्मजीव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो जब संतति, यहाँ पर क्या है, संकर पूर्वज संकरण, जो पूर्वज पे लेके हैं, ठीक है, एक तरीके से मतलब जनक। तो जब ये संतति पीढ़ी का संकरण हम इन दोनों में से किसी के भी साथ कराते हैं, जैसे चाहे इसके साथ संकरण कराओ या इसके साथ संकरण कराओ, दोनों में से चाहे ये तो कैसे है, एक तरीके से प्रभावी है, ठीक है, जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं ये कैसे अप्रभावी। तो जब हम संतति पीढ़ी का संकरण जनक पीढ़ी के साथ चाहे प्रभावी हो या अप्रभावी किसी के भी साथ कराते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, संकर पूर्वज संकरण। अब संकर पूर्वज संकरण क्या होता है फ्रेंड्स, दो प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य संकरण
और एक होता है परीक्षण संकरण। अगर हम इस संतति का, इस युग्म का अगर हम संकरण प्रभावी लक्षण के साथ कराते हैं तो इसे हम कहेंगे बाह्य संकरण। समझना फ्रेंड, अगर हम संतति का संकरण किसके साथ करा रहे हैं, प्रभावी लक्षण के साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे, बाह्य संकरण। और यदि हम इसका संकरण इस अप्रभावी लक्षण के साथ कराते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके संकर पूर्वज संकरण। तो इसको एक बार नोट्स में देख लीजिए आप। तो यहाँ देखिए, जैसे ये संकर पूर्वज के F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। बाह्य संकरण, जब F1 पीढ़ी के पादप का संकरण प्रभावित जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। और जब F1 पीढ़ी, और इसमें क्या होते हैं, 50% समयुग्मजीय होते हैं लंबे पौधे तथा 50% विषम युग्मजीय होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या होता है कि जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अप्रभावित जनक के साथ कराया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहते हैं। इसमें 50% विषम युग्मजीय लंबे पौधे तथा 50% समयुग्मजीय बौने पौधे प्राप्त होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तो अपने पास संतति जो हमें प्राप्त हुई, ठीक है, और ये जनक अप्रभावी जनक पीढ़ी, इनके बीच में जब संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल टी, तो कैपिटल T स्मॉल टी, स्मॉल टी, फिर कैपिटल T स्मॉल टी स्मॉल टी। तो चेकर बोर्ड बोलते हैं इसको एक तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार भी हम क्या कर सकते हैं, संकरण कराकर पीढ़ी F2 पीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, अगर हम प्रभावी के साथ संकरण करा रहे हैं संतति का तो उसे हम बाह्य संकरण कहेंगे, और अप्रभावी के साथ संकरण कराते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहते हैं। इसको थोड़ा सा सही कर लेना फ्रेंड्स, ये जो लिखा हुआ है पहले यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी है ये। ठीक है, तो यहाँ जो पादप प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, जैसे इसको क्रॉस कराया है इसके साथ, ये स्मॉल टी है, इसका थोड़ा सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है, बाह्य संकरण का चार्ट है। असल बात तो ये इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम ये संकर संतति है तो इसको प्रभावी लक्षण के साथ संकरण कराया, ये बिल्कुल सही है। आप इसको एक बार मैनेज कर लेना, क्योंकि ये बाह्य संकरण के लिए जब हम संतति को किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, प्रभावी के साथ, तो उसे हम बाह्य संकरण कहेंगे। और जब अप्रभावी के साथ कराएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, परीक्षण संकरण कहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आपके परीक्षण संकरण क्या होता है। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ ध्यान रख लेना, आप नोट कर लेना कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी उपयासी लक्षणों का चयन किया, जो कि निम्न प्रकार। तो यहाँ पर कुछ सारणी है, आपकी बुक में सारणी दे रखी है, आपको सारणी बनानी है और उसमें जो जो लक्षण दिए हुए वो सभी आपको नोट करने हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपका लेसन 3 कंप्लीट है। नेक्स्ट लेसन हम शुरू करेंगे आपके लेसन 4। ठीक है, तो लेसन 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।